दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी के क्लास 6 के 5th चैप्टर के बारे में, जो कि भारत अर्थात इंडिया है। अभी तक आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के चैप्टर्स को कवर किया है। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत अर्थात इंडिया, यहाँ पर एक कोट दिया गया है श्री अरविंद जी का। भारत में प्रारंभिक काल से ही सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी। यानी कि क्या कहा गया? भारत में प्रारंभिक काल से ही सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी और जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। ये शब्द हैं श्री अरविंद जी के, जो कि भारत की स्थिति, परिस्थिति, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में चित्रित करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर में। यहाँ पे आपको कई सारे चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इनके आधार पे आपको भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता और विरासत के बारे में जानकारी कुछ न कुछ मिल रही होगी। यह चित्र है महान सांची स्तूप के उत्तरी द्वार का, जिसमें 2300 वर्ष पूर्व ग्रामीण भारत को दर्शाया गया है। हमेशा की भांति, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा, नई किताब में आपके हर एक चैप्टर के पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं। यहाँ पर भी आपके सामने दो प्रश्न हैं। जैसे कि पहला है, भारत को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, और दूसरा है कि भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे। अगर आपको जानकारी हो तो भारत के उन नामों का जिक्र आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो भारत का मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत के उत्तर में हिमालय, हिंदू कुश नदियों का जाल बिछा हुआ है। गोदावरी, महानदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी क्षेत्र जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। भारत में एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर है, जो कि हिंद महासागर का ही विस्तार माना जाता है। नक्शे में आप अगर पूरा देखेंगे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक समृद्ध नदियों का जाल बिछा हुआ है, जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को, भारत में भौगोलिक विविधता को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। भारतीय उपमहाद्वीप का भौतिक चित्र आपने ऊपर देखा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, जिसकी परिभाषित सीमाएं राज्य और एक ज्ञात जनसंख्या है। यानी कि राष्ट्र या स्टेट किसे कहते थे? कि ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी एक सीमित बाउंड्री हो और साथ साथ में उसकी एक, वहाँ पे रहने वाले लोगों की एक रीजनेबल जनसंख्या वहाँ पे हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम राष्ट्र या राज्य कहते थे। हालांकि यह 500, 200 या 500 वर्ष पूर्व बहुत अलग था। यानी कि आज हम जैसा भारत को देखते हैं, 500 और 200 वर्ष पूर्व यह बहुत अलग था। यानी जैसा कि आज हम भारत को देखते हैं, इस प्रकार से नहीं था। विश्व के इस भाग को हम प्रायः भारतीय महाद्वीप कहते हैं। यानी कि भारत के इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसके भिन्न भिन्न नाम रहे हैं और इसकी सीमाएं भी बदलती रही हैं। यानी कि जैसा कि आज हम देख रहे हैं, भारत वैसा नहीं था। इसके नाम भी अलग अलग रहे हैं और अलग अलग शासकों के शासनकाल में इसकी सीमाओं में भी परिवर्तन होता रहा है। तो ये तो रहा भारत के बारे में। इतिहास इस क्रम में भारत को उसके निवासियों और विदेशों से आए आगंतुकों का मतलब ट्रैवलर्स के द्वारा कई नामों से बुलाया जाता रहा। ये नाम प्राचीन पुस्तकों, यात्रियों और तीर्थ यात्रा वृत्तांतों और शिलालेखों के माध्यम से मिलते रहे हैं। निवासी कौन होता है? निवासी की अगर हम बात करें तो किसी भी स्थान विशेष, किसी भी वह लोग जो एक स्थान विशेष में निवास करते हैं, उनको यहाँ का निवासी कहा जाता है। भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया? यानी कि भारत का यह नाम भारत कैसे पड़ा? तो जैसे कि आप जानते हैं कि 4 महत्वपूर्ण वेद हैं, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। उसमें से एक वेद अपना है ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और हम अध्याय 7 में इसके बारे में पढ़ेंगे। यह हजारों वर्ष पुराना है। इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव था, अर्थात 7 नदियों की भूमि, जैसा कि आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा। यानी कि ये कैसा है? 7 नदियों का क्षेत्र है और इन नदियों के क्षेत्र के नाम से इसको सैंधव यानी कि सप्त सैंधव कहा गया। सैंधव शब्द सिंधु से आया है। यानी कि सैंधव शब्द कहाँ से लिया गया है? सिंधु से आया है, जिसका आशय होता है सिंधु नदी या सामान्यतः किसी एक नदी से।
समय बीतने के साथ ही हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम मिलने लगते हैं। अब सैंधव क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ थीं, इन नदियों के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। अब आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर में। तो महाभारत का नाम तो आपने सुना ही होगा। महाभारत भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, यानी कि और एक बात और है महाभारत की खासियत कि महाभारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित महाकाव्य है। इसके बारे में हम हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा ज्ञान एवं परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय में पढ़ेंगे। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें अनेक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जैसे कि कश्मीर लगभग आज का कश्मीर, कुरुक्षेत्र आज का हरियाणा का भाग, वंग यानी कि बंगाल का भाग और प्रागज्योतिष कुछ कुछ असम का भाग, कच्छ आज का कच्छ और केरल लगभग आज का केरल, इन सब को महाभारत में उल्लेखित किया गया है। आगे क्या है, वास्तव में हमें कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला। चूँकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना कठिन है, अतः इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। यानी कि भारत का यह नाम, भारतीय उपमहाद्वीप का यह नाम जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, वह कब दिया गया, किस कालखंड में दिया गया, किस शासक के समय में दिया गया, यह निर्धारित करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि महाभारत में महाभारत शब्द और जम्बूद्वीप का प्रयोग किया गया है तथा विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत हैं कि सामान्य संवत पूर्व की कुछ शताब्दियों पूर्व से यह महाकाव्य लिखा जाने लगा था। पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित हैं। भारतवर्ष से आशय है भरत के देश, यानी कि भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में यानी उल्लेखित हुआ, यानी कि भरत शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ किया गया, ऋग्वेद में किया गया। वहाँ इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से है। बाद के साहित्य में विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत नाम उल्लिखित हुआ है। दूसरे शब्दों में जम्बूद्वीप से आशय जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से, यानी कि दूसरा जो नाम भारत का मिला था जम्बूद्वीप, यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जिसे जामुन वृक्ष, मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष भी कहते हैं। यानी कि जामुन को और किस नाम से जाना जाता है, जामुन को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या जामुन। आगे जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया, यानी कि जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप को कहा जाने लगा। वास्तव में इस संबंध में हमें भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है। उनका नाम क्या था, यानी कि जिस भारतीय सम्राट की हम बात करने वाले हैं उनका नाम अशोक था, जिनके विषय में यहाँ पे आपको बाद में चर्चा करने को मिलेगा। अभी के लिए हम उनकी तिथि को लगभग 2500 सामान्य संवत पूर्व मान सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े, यानी कि उन्होंने कई सारे शिलालेख लिखवाए हैं। उनमें से एक में उन्होंने उसी नाम जम्बूद्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है। उस समय इसमें आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा साथ ही अफगानिस्तान के भी भाग को सम्मिलित किया गया था। यानी कि अशोक के द्वारा कई सारे शिलालेखों का शिलालेख लिखवाए गए थे, जिसमें उन्होंने उस समय के समाज के बारे में, शासन परंपरा के बारे में, व्यवस्था के बारे में, नियमावली के बारे में उल्लेख किया है जो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। जिन्होंने जम्बूद्वीप का वर्णन किया है, जम्बूद्वीप में उनके द्वारा आज के समय के बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ भाग के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भारत का एक और मैप दिखाई दे रहा है जो कि महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों को दर्शाता है। यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो कंबोज, गंधार, द्रुह, केके, मद्र, वाहलिक, सौवरी, यमवष्ट, शिव, पांचाल, कारूस, दक्षिण कौशल, विदर्भ, सुराष्ट्र, अस्मक, किष्किंधा आदि क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। इनको आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे अन्य आपको ऐतिहासिक क्षेत्रों के नाम दिखाई देंगे। कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कुछ समय के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारत नाम क्षेत्र का प्रयोग किया जाने लगा। एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, उत्तरम यद समुद्रस्य
हिमद्रैश्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम। वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे ही भारत कहते हैं। यानी कि समुद्र से लेकर के हिमालय तक के मध्य का जितना भी क्षेत्र है उसे भारत कहा जाता है। यह कि है ना हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है। यह नाम भारत आज भी प्रयोग में है। उत्तर भारत में इसे सामान्यतः भारत लिखते हैं, दक्षिण भारत में जबकि लोग प्राय इसे भारतम लिखते हैं। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब विचार करने योग्य यहाँ पे बात एक दी गई है कि क्या आप हिमाच्छादित पर्वतों को पहचानते हैं। हिम आच्छादित का मतलब ऐसे पर्वत जिनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि जिनके शिखरों पर बर्फ़ जमती रहती है या फिर हमेशा वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। क्या आप समझते हैं कि भारत का यह संक्षिप्त विवरण सही है। यह जानना रोचक है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भागों ने एक समान परिभाषा को अपनाया है। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से लेकर के उत्तर में महान पर्वत तक, पूरब के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं और केप कुमारी की पहचान करने में भी कठिनाई होनी चाहिए। इस प्रकार प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। यहाँ पे भारतीय संविधान का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था की शुरुआत में ही इंडिया दैट इज़ भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। संविधान के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत अर्थात इंडिया को उल्लेखित किया गया है। तो संविधान क्या है, यहाँ पे संविधान की परिभाषा दी गई है। किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाले प्रलेख को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था, जो कि आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं कि किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया था और उसको किस दिवस के रूप में आप मनाते हैं। विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा। तो विदेशियों में सर्वप्रथम प्राचीन ईरान के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया था। 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र जिसे सिंधु कहा जाता था पर नियंत्रण कर लिया। अतः यह कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिंदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था, जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राचीन भारत में हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है, जहाँ इसे हिंदू धर्म से संदर्भित नहीं किया गया है। इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अथवा इंडिके नाम दिया था। यानी कि जो प्राचीन फारसी स्रोत थे उन्हीं के आधार पर इसको इंडोई अथवा इंडिके नाम दिया गया था। इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर हा को हटा दिया क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में नहीं है। यानी कि पहले सिंधु से हिंदू बना, हिंदू को इंडोई या इंडिके कहा जाने लगा। प्राचीन चीनियों ने भी भारत को से संपर्क स्थापित किया था। विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने इंडिया का उल्लेख इंतु या इंदो से किया था। यह शब्द मूलतः सिंधु से आया था। सिंधु, हिंदू, इंदु ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भारतीय संविधान का एक भाग, जिसमें भाग 1 को संघ और उसके राज्य क्षेत्र को दर्शाया गया है। इसको आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान का प्रथम पृष्ठ है ये। इसका स्रोत है लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली 1999। हिंदी प्रतिलिपि प्रबंधक भारत सरकार, फोटो लिथो मुद्रणालय नई द्वारा निर्मित की गई थी। इसे आपको पढ़ना है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है, उसमें क्या क्या शामिल हैं। जुआनजोंग, पूर्व में जिसे ह्वेनसांग उच्चारित किया जाता है, जुआनजैंग ने 7वीं सामान्य संवत में चीन से भारत की यात्रा की थी। उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और 17 वर्ष बाद वापस चीन लौट गए। वहाँ उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो अपने साथ ले गए थे। आगे जाने वाली शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वानों ने भी भारत का भ्रमण किया। एक अन्य
चीनी शब्द तियांजू को सिंधु से लिया गया था, परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। यह बताता है कि चीनियों का बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। आप संभवतः हाल के पारिभाषिक तब हिंदुस्तान से भली भांति परिचित होंगे, परंतु आप यह नहीं जानते होंगे कि यह शब्द आज से 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एक फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया था। यानी कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1800 पूर्व एक फारसी शिलालेख में किया गया था। बाद में भारत पर आक्रमण करने वालों ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया था। क्या भारत के लिए प्रयुक्त भिन्न भिन्न नामों से इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं? यानी कि भारत फारसी में किस नाम से जानते हैं, यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, चीनी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इन सब में क्या कहा जाता है। तो ये रहा आपका ये चैप्टर जिसमें आपने जो भी पढ़ा उसका सारांश है। भारत एक प्राचीन भूमि है जिसे इसके इतिहास के क्रम में कई नाम दिए गए हैं। प्राचीन भारतीयों द्वारा दिए गए नामों में जम्बू द्वीप तथा भारत सम्मिलित है। बाद के समय में भारत शब्द अधिक प्रचलित हुआ। अधिकांश भारतीय भाषाओं में यही नाम मिलता है। भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों और आक्रमणकारियों ने भारत के लिए सिंधु या सिंधु नदी आधारित नामों को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू, इंडेई तथा अंततः इंडिया नाम बने हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर 5 क्लास 6 की नई बुक पे आधारित था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।